Hello dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and we are going to start next chapter, molecular biology, that is chapter number 6 in genetics. And students, in this chapter we will discuss about the molecular basis of inheritance. That means in our last chapter, Mendelian inheritance, we have done that factors are responsible for the inheritance. Then the scientist Johnson tell us that factors are basically genes that are responsible for inheritance. Then Sutton and Boveri proved that genes are present on specific loci on chromosomes, and chromosomes are the basis of inheritance. Alright students, so in this chapter we will discuss molecular basis of inheritance. That means that may be DNA, alright, that may be RNA basically, alright, and we will also study about proteins in this chapter. Alright, so what is the you can say molecular basis of inheritance will be based on DNA and RNA. Alright students, these are biomolecules, alright, or you can say polymeric structure. और अगर हम DNA RNA की बात करें स्टूडेंट्स, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स भी इनको कहते हैं. वेयर दे आर प्रेजेंट, सपोज दिस इज द सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट, दैट इज हैविंग अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर पोर भी होंगे यहाँ पे, एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड. In case of eukaryotic cell, DNA is present in nucleus. In case of prokaryotic cell, suppose this is the bacterial cell. So DNA is present without any cover, that is called nucleoid. All right. This is prokaryotic cell. For example, bacteria, and this is eukaryotic cell, ठीक है, that is called nucleus. So we can write DNA is covered with, या DNA is present in nucleus and न्यूक्लियस ऑल्सो हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है. सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए के ऊपर कोई कवर नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इन प्रोकैरियोटिक सेल, एंड इन यूकैरियोटिक सेल प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. दैट्स वाई बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में स्टूडेंट डीएनए को न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है. वी कैन ऑल्सो से जीनोपोर भी बोलते हैं, और इसको इनसैफिशिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं. ऑल राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनसैफिशिएंट न्यूक्लियस. चलिए आइए स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ डीएनए आरएनए आर द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. क्योंकि अगर हम बात करें मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. लेकिन वायरसेस के अंदर, इन सम वायरसेस RNA also act as genetic material. Not in all viruses. In some viruses, RNA also act as genetic material. Alright students, so we can say that these nucleic acid DNA and RNA both act as genetic material. So and some scientists initially also believe that proteins may be act as basis of inheritance. So later on that is proved that proteins are not basis of inheritance. वो भी हम डिस्कस करेंगे कि how different experiments are done to prove that proteins are not basis of inheritance. ठीक है, क्योंकि molecular biology की जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट, molecular biology की अगर हम बात करें, so molecular biology में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी प्रोटीन्स. ठीक है, इसमें हम प्रोटीन्स भी स्टडी करते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें
या फिर हम बात करें कि किस तरह का मोनोमेरिक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें अगर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर साइज की बात करें, मॉलिक्यूलर साइज किसकी बात करें? ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए का मॉलिक्यूलर साइज कितना है? दैट इज़ 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई के अंदर यही मॉलिक्यूलर साइज कितना है? किसका मॉलिक्यूलर साइज बात कर रहे हैं? डीएनए के। ई कोलाई का कितना है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। वहीं अगर हम इसको मीटर्स में बात करें तो दिस इज़ अबाउट 2 मीटर, 2 मीटर के अराउंड है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड न्यूक्लियस। दिस इज डीएनए एंड इनसाइड न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो दिस मच इज द यू कैन से साइज ऑफ ह्यूमन डीएनए। नाउ कमिंग टू कि डीएनए में मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मोनोमेरिक यूनिट्स क्या हैं? क्योंकि दिस डीएनए इज कॉल्ड एज दिस डीएनए इज अ डीएनए और आरएनए आर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। सो उनकी मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होंगी? मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है स्टूडेंट। इसके अंदर होगा नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर जो कि राइबोज शुगर है, यहाँ पे राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर आरएनए के अंदर। और अगर हम डीएनए के अंदर बात करें तो वो होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। किसके अंदर होगी डीऑक्सीराइबोज? डीएनए के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो कितनी चीज़ें हो गई देखिए, न्यूक्लियोटाइड हैविंग नाइट्रोजनस बेसिस, राइबोज शुगर, पेंटोस शुगर दैट इज 5 कार्बन शुगर, एंड नेक्स्ट इज फॉस्फेट ग्रुप। Students, if this phosphate group is not present, so now if only these 2 units are present, this is called nucleoside. Sometime difference is asked between nucleotide and nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस है स्टूडेंट्स, और क्या है? शुगर है। पेंटोस या राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, फॉस्फेट ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। नाउ अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स? जैसे प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर दैट फॉर्म प्रोटीन। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए या आरएनए के अंदर? किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? सो स्टूडेंट, नाइट्रोजिनस बेसिस और पेंटोस शुगर या राइबोज शुगर की हम बात करें, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस बेस का, और अगर हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या ग्रुप होगा, तो मेनली बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द मेन बॉन्ड प्रेजेंट। और नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें अगर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजिनस बेसिस दीज में बी प्यूरिन्स, ये प्यूरिन्स भी हो सकते हैं, एंड दे में बी पायरिमिडिन्स। 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस डीएनए के अंदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे। प्यूरिन्स कैसे हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और पैरामिडिन्स कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स कौन से हैं यहाँ पे। सो प्यूरिन्स है स्टूडेंट्स, प्यूरिन्स 2 तरह के प्यूरिन प्रेजेंट होंगे।
एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन्स कौन से होंगे? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन के लिए सिंबल ए यूज़ होगा, ग्वानिन के लिए जी यूज़ होगा। दोनों ही डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। पिरामिडिन्स की बात करें स्टूडेंट तो ये है थायमिन, साइटोसिन, ये डीएनए के अंदर होते हैं स्टूडेंट। आरएनए के अंदर, इन आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल इज प्रेजेंट, यूरेसिल इज प्रेजेंट, ठीक है। यूरेसिल प्रेजेंट होगा इन प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? यूरेसिल। डीएनए और आरएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, सो डीएनए की फुल फॉर्म रहेगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए को हम क्या कहेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें स्टूडेंट थायमिन, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और ये कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस। बॉन्ड मैंने आपको बताया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। कब दिया था? 1954, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हेल्पफुल था एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, who done this experiment students? This is done by Rosalind Wilkin and Franklin, Rosalind and Franklin, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। सो लेटर ऑन दिस ऑल दिस वॉटसन एंड क्रिक along with Rosalind Franklin they awarded by a Nobel Prize for this double helical structure। तो स्टूडेंट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें एक स्ट्रैंड रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरा एंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। कैसे स्ट्रैंड है? 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। एक की डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरे की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऑलराइट, अब 3 प्राइम पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप। 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप, 5 प्राइम पे OH, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम पे OH। ये ध्यान रखेंगे। बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। ऑलराइट, सो यू कैन नोट डाउन बैकबोन। बैकबोन किससे मेड अप ऑफ? बैकबोन इज मेड अप ऑफ phosphate and sugar, very very important, and nitrogenous bases are present within the helix. Nitrogenous bases present
within the helix structure. देखिए, for example A is having a double bond with T, G bind with C. देखिए स्टूडेंट्स, एडेनिन फॉर्म डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमिन, ऑलवेज एडेनिन बाइंड विथ थायमिन, एंड ग्वानिन किसके साथ बाइंड होगा? ग्वानिन ऑलवेज हैविंग अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस इज गिवन बाय चारगाफ रूल. वेरी इंपॉर्टेंट. चारगाफ रूल. चारगाफ रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? A प्लस जी अपॉन में C प्लस टी, यानी कि प्यूरिन्स ओवर पिरामिडिन्स, इनका रेशो हमेशा 1 होगा. यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडिन्स होंगे. ऑल राइट. नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स. किसमें? इन डीएनए स्ट्रक्चर. एडेनिन एंड थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा. ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. ऑल राइट. सो दिस इज़ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग ऐसे मिलेगी. मान लीजिए यहाँ G है तो यहाँ C होगा, C है तो यहाँ क्या होगा? G होगा. और यहाँ अगर अगेन T है तो क्या होगा? A है तो क्या होगा? T, G है तो क्या होगा? C. सिमिलरली इस तरीके से बेस स्टैकिंग मिलेगी. नाउ अब बात आती है स्टूडेंट कि मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा है? मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर, ये राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट. राइट हैंडेड स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन है. ठीक है, राइट हैंडेड. एंड दिस इज बी डीएनए. ए डीएनए भी होता है, बी डीएनए. हम डिफरेंट टाइप्स के डीएनए भी करेंगे, लेकिन बी डीएनए इज मोस्ट कॉमन. ठीक है. और इसमें अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, सो दैट इज 0.34 नैनोमीटर. 0.34 nanometer is the distance between the two nitrogenous base pair. And if we talk about the pitch of helix, so this is 3.4 nanometer. And how many base pairs are there in one turn? क्योंकि यहाँ पे तो आपको कम दिख रहे हैं, तो normally 10 base pair in each turn. एक टर्न के अंदर, एक हेलिक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होंगे स्टूडेंट्स? 10 बेस पेयर होंगे. ठीक है. अगर हम बात करें ए डीएनए की, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए. ठीक है. और यहाँ पर जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बॉन्ड है, जो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजन. तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, दिस इज़ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर द मेन बॉन्ड. और आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. दैट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें स्टूडेंट स्ट्रक्चर की, सो समवेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड बेस स्टैकिंग, बेस स्टैकिंग इनसाइड द हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, complementary nature of the DNA, all these helps to give the stability to this DNA structure. And moreover students, if we talk about the ribose sugar that is present in DNA के अंदर अगर हम बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, तो DNA के अंदर अगर हम DNA में बात करें स्टूडेंट, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर इज प्रेजेंट. देखिए फॉर एग्जांपल, दिस इज राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर. So this is first position, second, third, fourth, and this is 5th position. CH2OH, H. All right. So this is HOH, OH, H, HOH, CH2OH. So this is second prime position पे student. This OH is not present. कहाँ पे? DNA के अंदर. In DNA, 2 prime OH is absent. That's why this sugar is called 2 prime deoxyribose. That gives more stability. Gives more stability to DNA. Because in RNA, अगर हम RNA की बात करें, that is a single structure that do not have that is single stranded structure. एक ही स्ट्रैंड होता है स्टूडेंट उसमें.
ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एक एंड पे उसके 3 प्राइम एंड होता है, उसमें भी एक 5 प्राइम एंड रहेगा। ठीक है, तो आरएनए की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आरएनए के अंदर जो राइबोज शुगर होगी उसमें सेकंड पोजीशन पे OH प्रेजेंट होगा, एंड दिस OH 2 प्राइम OH इज़ वेरी रिएक्टिव। क्या होगा, बहुत ही रिएक्टिव होगा, एंड दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई RNA is not regarded as stable genetic material. All right, क्योंकि RNA is present as a genetic material only in some viruses, not in human and in other highly developed eukaryotes. Why? Because RNA is not stable. So that's why it's very difficult to control the viral diseases as they have RNA as a genetic material. In that viruses, they undergo mutation, they undergo changes very fast, and it's very difficult to control the growth of that viruses. And that is the main reason that why it's difficult, because antibiotics never works on these viruses. So it's very difficult to study their genetic material and to make any antiviral protein that can stop the growth of viruses. Alright students, so why these are more reactive? Because they have 2 prime OH, and this 2 prime OH is not present in DNA. That's why DNA is more stable and regarded as more stable genetic material as compared to RNA. Alright students, so if we talk about central dogma, one more important topic we can cover. This is double helical structure students, and this can ask in 3 marks. 3 मार्क्स में ये स्ट्रक्चर पूरा आ सकता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है चारगाफ रूल, जो भी हमने डिस्कस किया था, दैट किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में जितने प्यूरिन्स होंगे एंड पिरामिडिन्स होंगे, द रेशियो इज ऑलवेज 1, ऑलराइट, एंड द पिरामिडिन्स नंबर ऑफ पिरामिडिन्स विल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्यूरिन्स. So this question may be asked in 2 marks in exam. Secondly, they can ask why DNA is regarded as more stable genetic material as compared to RNA. Alright, next one more important topic we can do today, that is central dogma. Alright, who gave this central dogma? Given by Crick. And what is that central dogma students? Central dogma means DNA will give rise to mRNA and mRNA will give rise to proteins. This is the central dogma. This is what we can say gene expression. ठीक है, इसको हम gene expression भी बोल सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, डीएनए में जो फंक्शनल सब यूनिट्स है दैट आर कॉल्ड जीन. अब डीएनए फंक्शनल कब होगा? जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए कब फंक्शनल होगा? जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे. प्रोटीन विल वर्क इन आवर बॉडी. तो अगर इस डीएनए में कोई म्यूटेशन हो गई है, कोई चेंज हो गया है, या कोई हार्मफुल कोई डिफेक्ट आ गया है, सो दैट विल एमआरएनए विल बी डिफेक्टेड. ठीक है, एमआरएनए डिफेक्टेड बनेगा तो प्रोटीन भी डिफेक्टेड बनेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल डॉगमा स्टूडेंट्स. अगर हम डीएनए से एमआरएनए की बात करें, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. The formation of mRNA from DNA, this is called transcription, and formation of proteins from mRNA, this is called translation. ये प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन है. और अगर डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन. ठीक है, रेप्लिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तीनों ही प्रोसेस हम इस चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है? दिस एमआरएनए अगेन गोइंग टू चेंज इनटू डीएनए. ऐसा किस में होता है? रेट्रोवायरसेस. रेट्रोवायरसेस के अंदर क्या होता है? एमआरएनए अगेन कन्वर्टेड इनटू डीएनए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डोगमा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, सेंट्रल डोगमा इज जनरली डीएनए फॉर्म्स एमआरएनए, एमआरएनए फॉर्म्स प्रोटीन. ये है सेंट्रल डोगमा दैट इज गिवन बाय क्रिक. लेकिन अगर प्रोसेस इन्वर्ट हो जाए, एमआरएनए से अगर डीएनए बन जाए, तो दैट प्रोसेस विल कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डोगमा. और किन वायरसेस के अंदर मिलती है स्टूडेंट्स? इन रेट्रोवायरसेस. कोई एग्जाम्पल रेट्रोवायरसेस का आप देख सकते हैं. HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स होता है, दैट इज
कैसा वायरस है स्टूडेंट्स, वो रेट्रो वायरस है, mRNA को अगेन DNA में चेंज कर देता है एंड दैट DNA गेट इंटीग्रेटेड इनटू आवर DNA, दैट्स व्हाई एड्स इज़ रिगार्डेड एज इनक्योरेबल डिजीज़, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे DNA को ही वो चेंज कर देगा या हमारे DNA के अंदर अपना DNA इंसर्ट कर लेगा, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द इन्फेक्टेड या यू कैन से डिफेक्टेड DNA ऑफ ऑल सेल्स, ऑल राइट, क्योंकि मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में कई बार ये डायग्नोज नहीं हो पाता, इंक्यूबेशन में पीरियड में भी एज लॉन्ग एज 5 to 10 years, सो इन दैट केस मैनी नंबर ऑफ cells get infected by these retroviruses in case of AIDS. So how they can undergo this formation of mRNA to DNA? क्योंकि स्टूडेंट जनरली यहाँ पे एक प्रोटीन चाहिए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टेज. कौन सा एंजाइम चाहिए? ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, जर्नल DNA से mRNA बनने के लिए. तो mRNA से अगर DNA बनना है तो यहाँ स्पेशल प्रोटीन कौन सा चाहिएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल बी यूज. कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? इस रेट्रोवायरस के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स वाई दे आर एबल टू चेंज द RNA इनटू DNA. और स्टूडेंट्स इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की अगर हम बात करें, दिस इज discovered by टाइमन एंड बाल्टीमोर. किसने डिस्कवर किया था? टाइमन एंड बाल्टीमोर. दैट्स वाई इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को स्टूडेंट्स हम लोग बाल्टीमोर एंजाइम भी बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि बाल्टीमोर ने इसको डिस्कवर किया था. बाल्टीमोर एंजाइम भी इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिस्कवरी नीट में आ जाती है स्टूडेंट, हु डिस्कवर्ड, ठीक है. एंड सेंट्रल डोगमा दे कैन आस्क इन 2 to 3 मार्क्स इन नीट ऑल्सो. एंड रिवर्स सेंट्रल डोगमा के बारे में भी कई बार पूछ सकते हैं. रेट्रोवायरसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ देम इज़ अ रेट्रोवायरस, तो ध्यान रखिएगा HIV है रेट्रोवायरस, ठीक है. इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट mRNA into DNA, एंड दिस इज डिस्कवर्ड बाय टाइमन एंड बाल्टीमोर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाल्टीमोर एंजाइम. Alright students, so today we have done a basic idea of molecular biology. What we are going to study about DNA, we are going to study about RNA, the difference between DNA and RNA. We have done double helical structure of DNA, central dogma today, and Chargaff rule we have done. So with number of experiment in this chapter we will study how it is proved that DNA is a genetic material, because initially it was regarded that the genetic material may be DNA, may be RNA, and may be protein. So later on we come to know that DNA is the genetic material, but initially it was not clear. So in this chapter we will move gradually how the perception change, how it is proved that DNA is the genetic material. RNA जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं है, प्रोटीन क्यों नहीं है, और कैसे वो प्रूव हुआ, किन साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किए. सो वी विल डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, एंड वी विल डू हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, and Mizell and Stoll. So number of experiments are there in this chapter. So I think this chapter is very very interesting and very very important for CBSE as well as for NEET. Alright students, so thank you, meet you in next lecture, bye bye.